अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट और दूसरा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। पिछले लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी को डिस्कस कर चुके हैं। ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रह गई थी, आज इनको करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को कर लेते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो किसी भी बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को रिकॉर्ड करे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। मैं यहाँ इंट्रोडक्शन लिख लेता हूँ बैलेंस शीट का। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड which lists the accounts of assets, liabilities and owner's equity at the end of accounting period. अकाउंटिंग पीरियड वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो शो करे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट्स हैं। ये लेफ़्ट साइड वाला फॉर्मेट, सबसे ऊपर दोनों फॉर्मेट्स के आ जाएगा कंपनी का नेम या टाइटल, फिर बैलेंस शीट की हेडिंग आ जाएगी और फिर अकाउंटिंग पीरियड आ जाएगा, पीरियड। इसी तरह इसमें भी यही होगा, नेम, बैलेंस शीट की हेडिंग और फिर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक हो गया, ये सिमिलरिटीज हो गई। अब डिफरेंसेस क्या हैं? इस फॉर्मेट में हम एसेट्स को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को राइट साइड पे लिखते हैं। एंड ओनर्स इक्विटी, एसेट्स का टोटल आ जाता है इधर और इधर लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का टोटल आ जाता है। इस फॉर्मेट को हम कहते हैं अकाउंट फॉर्मेट, अकाउंट फॉर्म। इस फॉर्मेट में हम पहले एसेट्स को मेंशन करते हैं, टोटल एसेट्स आ जाते हैं, फिर लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं और आखिर में ओनर्स इक्विटी को। इस फॉर्मेट को हम कहते हैं रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट्स आ गए। अब बैलेंस शीट में हम एसेट्स को किस ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब एसेट्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, फर्निचर्स एट्सेट्रा। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम देख लेते हैं एसेट्स का। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब है ईज विद विच एसेट्स are converted into कैश। मतलब जितनी आसानी के साथ एक एसेट कैश में कन्वर्ट होता है उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम देख लेते हैं डिफरेंट एसेट्स का।
कि हम उन्हें किस ऑर्डर में लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैश को, क्योंकि कैश तो कैश ही है, उसकी लिक्विडिटी टॉप पे होगी। फिर हम लिख लेते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दूसरे नंबर पर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जिस तरह हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, इनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स को, अकाउंट रिसीवेबल्स। चौथे नंबर पर हम लिखते हैं इन्वेंट्रीज़ को। पाँचवें नंबर पर हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे बिल्डिंग होगी, इक्विपमेंट होगी, एटसेट्रा, प्लांट हो गया, इस तरह के एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। सबसे आखिर में हम लिखते हैं गुडविल को या ट्रेडमार्क को। ठीक है जी, ये ऑर्डर होता है एसेट्स का बैलेंस शीट में। इस ऑर्डर में हम एसेट्स को लिखते हैं। अब ये एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी जो हैं बैलेंस शीट में हम कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं? तो हम देख लेते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम एंड लायबिलिटीज़ ये हम ले लेते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। कहाँ से? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस। और ऑनर्स इक्विटी जो है वो हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी से, ऑनर्स इक्विटी फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है बैलेंस शीट का। अब एग्जाम्पल करते हैं इस पे। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल करेंगे अपनी, जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो मैं फॉर्मेट ड्रा कर लेता हूँ यहाँ बैलेंस शीट का। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने ड्रा कर लिया है। अब सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग आ जाएगी, एसेट्स। तो चले जाएंगे, एसेट्स हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड किए हुए, वहाँ चले जाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कैश। कैश कितना है? 15,200। कैश आ जाएगा 15,200 बैलेंस के साथ। कैश के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, स्टॉक्स या बॉन्ड्स। स्टॉक्स या बॉन्ड्स जो हमारे पास कोई भी नहीं है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल्स कर लेते हैं 1200 ही है या 1200 है। अकाउंट रिसीवेबल्स कर लेते हैं कितना जी? 1200। अकाउंट रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्रीज़ होती हैं, इन्वेंट्रीज़ भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद लैंड, फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इसी तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स के बाद लैंड आ जाएगा। लैंड कितने? 52,000। 52,000। लैंड के बाद बिल्डिंग आ जाएगा 36,000। बिल्डिंग 36,000। ये डेबिट क्रेडिट रूल नहीं है। बिल्डिंग को मैंने इधर इसलिए लिखा है
कि इस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी है 150। टोटल यहाँ लिख लेंगे, मैं बाद में टोटल करके लिख लूँगा। ठीक हो गया जी। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ जाएगा नेक्स्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कितना है 12,000। इसमें लेस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाएगी इसकी भी, इसकी कितनी है 200 इसकी एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ गई। एसेट्स हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं सारे, अब शुरू होती हैं लायबिलिटीज़। तो दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, बाद में टोटल कर लूँगा। लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग आ जाएगी, एंड ऑनर्स इक्विटी। पहले लायबिलिटीज़ देख लेते हैं, सब हेडिंग आ जाएगी लायबिलिटीज़ की। कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, दो हैं। नोट्स पेएबल 30,000, अकाउंट्स पेएबल 7,000। पहले नोट्स पेएबल है 30,000 और अकाउंट्स पेएबल है 7,000। इसके बाद देख लेते हैं और कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो कर लेंगे टोटल, टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी 30,000 37,000। अब लिखेंगे ओनर्स इक्विटी, हेडिंग दे देते हैं ओनर्स इक्विटी की। ओनर्स इक्विटी हम कहाँ से लिखते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी से। तो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी भी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी कि ये जी कितना कैपिटल आ रहा है 80,350 कैपिटल एट 31 दिसंबर। कितना है जी 80,350, 80,350 का। नीचे हेडिंग आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, मैं टोटल कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं सारी। ये बैलेंस शीट थी, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपनी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज।